उम्मीद है कि आप सभी ने यूपीपीसीएस प्री का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दिया होगा, बहुत अच्छी मेहनत करके आपने दिया होगा। और आयोग द्वारा जारी की गई आंसर की से मिलाने के बाद आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो थोड़े से दुखी होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत खुश होंगे, और कुछ ऐसे लोगों का भी वर्ग होगा जिन जो थोड़े से तटस्थ भाव से ये सारी चीज़ें देख रहे होंगे, क्योंकि उनको पहले का अनुभव है कि किस तरह से हर साल 8 से 10 क्वेश्चन विवादित रहते हैं। और कई बार अपने आप को बहुत अंदर समझ रहे लोग अंतिम क्षण में बाहर हो जाते हैं मेरिट से। तो उनको ये चीज़ें पता होंगी, इसलिए वो तटस्थ भाव से सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। आपको भी सिर्फ अपना काम करते जाना है, ना बहुत निराश होना है ना बहुत खुश होना है। आयोग मेरे ख्याल से भारत का सबसे ज़्यादा अनिश्चितताओं भरा कोई आयोग है तो हमारा उत्तर प्रदेश का है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, इस चीज़ को आप दिमाग में रख के चलें, लेकिन उसके बाद अपना कर्म करते रहें, है ना। अगर आपको सक्सेस पानी है तो कहा जाता है ना, बहुत पुरानी कहावत है कि द ओनली प्लेस वेयर सक्सेस कम्स बिफोर हार्ड वर्क इज डिक्शनरी। वास्तविक जीवन में कभी भी बिना हार्ड वर्क के सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। सिर्फ डिक्शनरी ऐसी जगह है जहाँ पर वर्क के पहले सक्सेस आता है अल्फ़ाबेटिकली। थैंक गॉड हमारी हिंदी डिक्शनरी में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जोक सपाट, आपको बहुत टू द पॉइंट, बहुत फोकस होके, बहुत कम समय आपके पास बचा है तो उस हिसाब से अपने कंटेंट को, आपको अपनी तैयारी को, अपनी स्ट्रैटेजी को उस हिसाब से डिज़ाइन करना है कि बहुत कम समय में आप मैक्सिमम अपना आउटपुट दे सकें। इस पूरे कोर्स ऑफ एक्शन, इस पूरी कवायद में हम समर्थ एकेडमी के रूप में आपके साथ हैं और कोशिश करेंगे कि आपके इस एफ़र्ट को जितना आसान हो सके बना सकें, आपके लिए कंटेंट को इस तरह से दे सकें ताकि बहुत टू द पॉइंट हो और उसको आप आसानी से याद कर सकें। हमारे लेक्चर्स इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं ताकि आपको एक बार में लेक्चर पढ़ के 90% चीज़ें आप खुद रिटेन कर सकें, आप मेमोराइज कर सकें, आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का पहला टॉपिक। एक बार देख लेते हैं सरसरी निगाह में कि हमारा जो पेपर 5 और पेपर 6 जुड़ा है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो ये आपका सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 5, उत्तर प्रदेश का सभ्यता संस्कृति प्राचीन नगर, और इसके बाद ये तमाम टॉपिक हैं। कुल मिला के इसमें पेपर 5 में आपके टॉपिक्स हैं 21 के करीब। इसी तरह से पेपर 6 है जिसमें करीब आपके 23 टॉपिक्स हैं। तो ये 21 और 23 यानी कुल मिला के आपके 44 टॉपिक्स हो गए। आपकी पहली स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि इन 44 टॉपिक्स का आप नोट्स बिल्कुल टू द पॉइंट बनाएं। जो जो टॉपिक दिया है डायरेक्ट रिलेटेड उनसे क्वेश्चंस डील करें, और टॉपिक का जो, जैसे उत्तर प्रदेश का इतिहास सभ्यता संस्कृति और प्राचीन नगर है, तो इससे जुड़े हुए डायरेक्ट क्वेश्चंस उनको बिल्कुल न छोड़ें। आप उन सभी की आप आंसर राइटिंग ज़रूर करें और जितना हो सके उतना कोर इशूज़ को आप तैयार करें। पेरिफेरल हम टच करेंगे, एक बार कोर इशूज़ हम अच्छे से तैयार कर लें। कोर इशूज़ का मतलब सिर्फ यही है कि सिलेबस में जो चीज़ें एज इट इज़ लिखी हुई हैं अक्षरशः आप उनका नोट्स बनाएं। इतिहास सभ्यता संस्कृति प्राचीन नगर से डायरेक्ट प्रश्न आएंगे आपके। अभी तक का यूपीपीसीएस का जो मेंस का एक वो रहा है, एक ट्रेंड रहा है, वो इसी तरह का रहा है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रख के अपना नोट्स उसी तरह से बनाएंगे, इस चीज़ की उम्मीद हम करते हैं। और उसके साथ हमारा नोट्स तो आपके पास है ही। हमने कोशिश की है कि जितना शॉर्टेस्ट वे में हो सके, जितना कंसाइज वे में हो सके, आपको हम पूरा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो आइए बहुत ज़्यादा हम टाइम नहीं लेते हैं और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? उत्तर प्रदेश का इतिहास सभ्यता संस्कृति और प्राचीन नगर। इस टॉपिक में हमें क्या क्या सब टॉपिक्स पढ़ने, एक बार हम उन्हें देख लेते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद हम पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, उसके बाद है आपका ऐतिहासिक काल, इसके बाद हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल में जो सब डिविजन्स है वो है उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास के शोध, फिर है वैदिक काल, फिर महाजनपद काल है, फिर है आपका गणराज्य, फिर उसी में आता है बौद्ध धर्म, फिर आता है उत्तर प्रदेश में बौद्ध स्थल, फिर आता है जैन धर्म, फिर आता है
भागवत वैष्णव और शैव धर्म, फिर आता है मौर्य काल, फिर आता है उत्तर प्रदेश में अशोक के अभिलेख, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तकालीन अभिलेख, और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए गुप्त के बाद गुप्तोत्तर काल, फिर आता है आपका त्रिपक्षी संघर्ष, उसके बाद आता है मध्यकालीन, और फिर लास्ट में उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास। तो ये टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं। आज के हमारे 2 टॉपिक्स हैं शुरुआती, वो है प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक, हमारे पहले टॉपिक का जो सब टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल, वहाँ से शुरू करते हैं। आज हम खत्म करेंगे प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल। आइए सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम किसी भी समय को प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में किस आधार पर उसका विभाजन करते हैं। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, वैसे तो आप जानते होंगे क्योंकि आप यहाँ तक आए हैं तो ये सारी चीज़ें पढ़ के ही आए होंगे, लेकिन फिर भी एक छोटा सा रिवीजन हम कर लेते हैं। इतिहास क्या होता है? इतिहास हमारा वो अतीत होता है जिसके हमारे पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ मौजूद हैं, यानी हमारा वो गुजरा हुआ समय जिसका हमारे पास लिखित साक्ष्य उपलब्ध है या लिखित विवरण उपलब्ध है, वो गुजरा हुआ समय हमारा क्या कहलाता है? इतिहास या हिस्ट्री। एक वो भी पास्ट है जो गुजर तो गया लेकिन उसका हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है, कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उस समय के बारे में हम जितनी भी अवधारणाएं अपने दिमाग में बनाते हैं, जितना भी उस अतीत की पुनर्रचना करते हैं, वो सिर्फ अनुमान के आधार पर होता है, क्योंकि वहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, वहाँ हमें कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता। तो ऐसे काल को हम क्या कहते हैं? जिसका हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उसे हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, यानी इतिहास के पहले का काल, जिसे कहते हैं प्री हिस्ट्री इंग्लिश में। तो ये हो गया प्रागैतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या हो गया? जिस समय के हमारे पास लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, और प्रागैतिहासिक काल हो गया वो समय काल जिसका हमारे पास लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इन दोनों के बीच में एक और कड़ी आती है जो इन दोनों को जोड़ती है, यानी वो काल जिसका हमारे पास लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन आज तक हम उसे पढ़ नहीं पाए, या किसी ऐसी लिपि में वो साक्ष्य उपलब्ध है जिनको हम डिकोड नहीं कर पाए। तो ऐसे काल को हम कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। एक बार रिवाइज आप कर लें, आद्य ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक काल में क्या अंतर है, और इन किसी भी काल के इन तीनों कालखंडों में विभाजन के क्या आधार हैं। अब चलते हैं कि प्रागैतिहासिक काल, इसकी कालावधि क्या है। प्रागैतिहासिक काल जो है वो माना जाता है कि मनुष्य की उत्पत्ति से लेके 3000 ईसा पूर्व तक का काल जो है वो आता है प्रागैतिहासिक काल की श्रेणी में। ये वो काल है जिसका हमारे पास लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, हम सिर्फ पुरातात्विक उत्खनन के आधार और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इस काल के बारे में अपने अनुमान लगाते हैं। फिर आता है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ये शुरू होता है 3000 ईसा पूर्व से और ये ख़त्म होता है 700 ईसा पूर्व तक। तो ये हो गया आद्य ऐतिहासिक काल। इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल जो शुरू होता है 600 ईसा पूर्व से। ये हम भारत और ख़ासकर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ये सारी बातें कह रहे हैं। ऐतिहासिक काल हमारे उत्तर प्रदेश या हमारे भारत में शुरू होता है 600 ईसा पूर्व से आगे तक का काल जो है वो ऐतिहासिक काल है। अब जो हर क्षण बीत रहा है वो सब इतिहास ही होता जा रहा है। तो ये चलता चाहिए, अनवरत है। 600 ईसा पूर्व से लेके अभी तक का जो काल है वो सब ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार हमने जान लिया कि किसी काल को ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक काल में बांटने के कौन से आधार हैं। इसी तरह से जब हम इन कालों का और आगे विभाजन करते हैं तो अलग अलग कालखंड सामने आते हैं। जैसे अगर हम प्रागैतिहासिक काल, जिसे हम पाषाण काल के नाम से जानते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि प्रागैतिहासिक काल वो काल है जिसमें मनुष्य ने पत्थरों का इस्तेमाल किया। वो अपने जीवन यापन के लिए या अपने कलाकृतियों को बनाने के लिए, मोस्टली उसका जीवन जो है पत्थरों के इर्द गिर्द ही घूमता था। वो अपने पेट को पालने के लिए, अपने जीवन की रक्षा करने के लिए पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। तो ये पाषाण काल हो गया, यानी मनुष्य की उत्पत्ति से लेके 3000 ईसा पूर्व तक का काल पाषाण काल हो गया। ये काल ऐसा है जहाँ मनुष्य जो है, हमारी प्रजाति पूरी तरह से पत्थरों पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर थी। ये इसके 3 कालखंड कौन कौन से हैं? पुरा पाषाण काल, ये सबसे बड़ा कालखंड है।
पूरा पाषाण काल 2.5 मिलियन वर्ष पूर्व से शुरू होता है और ये आता है 10,000 ईसा पूर्व तक का काल। इसे हम पूरा पाषाण काल कहते हैं। ये पूरे पाषाण काल का सबसे बड़ा कालखंड है। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एरा। ये आता है 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक के बीच का जो समय है, इसको हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। फिर आता है नवपाषाण काल, 6,000 ईसा पूर्व से लेके 300 ईसा पूर्व तक का जो 3,000 ईसा पूर्व तक का जो काल है, उसे हम नवपाषाण काल के नाम से जानते हैं। जब ये काल खत्म होता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, और इस तरह से पाषाण काल जब समाप्त होता है, तो उसके बाद अगला काल जो आता है वो है पाषाण और धातु का मिला जुला काल। ये वो समय है जब मनुष्य ने पत्थरों पर पूरी तरह से निर्भर होना छोड़ दिया था। उसने पत्थरों के साथ साथ दूसरी धातुओं का भी इस्तेमाल करना शुरू किया, और उन धातुओं के क्रम में सबसे पहली धातु थी तांबा। तो चूंकि मनुष्य ने तांबे का इस्तेमाल पत्थरों के बाद शुरू किया, तो उस काल को हम कहते हैं ताम्र पाषाणिक, यानी ताम्र और पाषाण इन दोनों को मिला के बनती है ताम्र पाषाणिक संस्कृति। और भारत, विशेषकर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, तो ताम्र पाषाणिक संस्कृति की जो कालावधि है वो है 2000 ईसा पूर्व से लेके 700 ईसा पूर्व तक की। ये कालावधि ताम्र पाषाणिक संस्कृति की है। हालांकि अगर आप देखें तो वैश्विक स्तर पर जो ताम्र है वो कांस्य के पहले आता है, लेकिन भारत में ठीक उसी अनुक्रम में चीज़ें नहीं आई। यहाँ पर कांस्य युगीन सभ्यता हमारी 3500 वर्ष पुरानी है, जबकि ताम्र पाषाणिक संस्कृति हमारी 2000 ईसा पूर्व मानी जा सकती है। यहाँ पर अनुक्रम थोड़ा सा उलट गया है। तो हमारे यहाँ ताम्र पाषाणिक संस्कृति जो है 2000 ईसा पूर्व से शुरू होकर 700 ईसा पूर्व तक आती है, और उससे भी पुरानी कांस्य युगीन सभ्यता जो 3500 ईसा पूर्व से शुरू होकर 1300 ईसा पूर्व तक विस्तृत है। इसी कांस्य युगीन सभ्यता को हम किस नाम से जानते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। तो ये था हमारा आद्य ऐतिहासिक काल, जो 2 भागों में बटा है, ताम्र पाषाणिक संस्कृति और कांस्य युगीन संस्कृति। इसके बाद ऐतिहासिक काल हम लोगों ने पहले भी देखा कि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले वैदिक काल है, फिर महाजनपद काल, फिर गणराज्य, बौद्ध धर्म, जैन धर्म एंड सो ऑन। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो आइए चलिए, इस तरह से एक मोटा मोटा हमने परिचय प्राप्त कर लिया इन सारी चीज़ों का। अब स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है आज का, वो है प्रागैतिहासिक काल का पहला सब टॉपिक, पूरा पाषाण काल। तो हमने पहले इसका काल विभाजन समझ लिया पूरा पाषाण काल का, कि ये 25 लाख वर्ष पूर्व शुरू होता है और 10,000 ईसा पूर्व तक का जो काल है, इसके यानी मनुष्य की उत्पत्ति से 10,000 ईसा पूर्व तक के काल को हम पूरा पाषाण काल के रूप में जानते हैं। अब आज का ये लेक्चर आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं साफ, कि हम जो चीज़ें पढ़ेंगे उसको हमने एक तरह से कॉन्सेप्चुलाइज, आपको पूरी तरह से आपको याद रखने में चीज़ों को आसानी हो, इसलिए हमने इनको 3 भागों में बांट दिया है। आपको आज के पूरे लेक्चर में सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी हैं, चाहे वो प्रागैतिहासिक काल के काल विभाजन हो या जितना भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आद्य ऐतिहासिक तक का, इसमें सिर्फ आपको 3 चीज़ें याद रखनी हैं। पहला है उस काल की विशेषता, दूसरा है उस विशेषता को दर्शाने वाले साक्ष्य, और तीसरा स्थल। ये 3 चीज़ें आप याद रखें कंटेंट में। सिर्फ इतना ही कंटेंट है, इससे ज़्यादा आपको कुछ लिखना भी नहीं है एग्ज़ाम में। और आप जहाँ भी कुछ भी पढ़ेंगे, यही सारी चीज़ें हैं जो इन्हीं 3 आधारों पर सारा का सारा कंटेंट आपका मार्केट में वो इन्हीं 3 आधारों पर व्यवस्थित मिलेगा। तो आज हम उसको बहुत सरल करते हुए आपको एक पैटर्न दिखा रहे हैं कि इस कंटेंट को पढ़ना कैसे है। तो हमारे प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक दोनों कालों में हमें सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी है। उस काल की विशेषता, उस विशेषता को दर्शाने वाले साक्ष्य, और वो किस स्थल से मिले। ये सिर्फ 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। सिर्फ यही आपको, अगर आपसे कोई पूछे प्रागैतिहासिक काल के पर प्रकाश डालिए या उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक स्थलों पर मिले साक्ष्यों का विवरण दीजिए, इस तरह से जितने भी सवाल होंगे उसमें सिर्फ आपको 3 चीज़ें लिखनी है। कालावधि आपको याद रहेगी, विशेषता उस काल की, उस विशेषता को दर्शाने वाले कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, और फिर स्थल का नाम। सिर्फ यही 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, एज इट इज़ लिख के चले आना है। तो हम आज इस लेक्चर को भी इसी तरह से प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आता है पूरा पाषाण काल, जो कि शुरू होता है 2.5 मिलियन वर्ष से शुरू होता है और 10,000 ईसा पूर्व तक आता है। ये कालावधि हमने देख ली।
अब इस पुरा पाषाण काल की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि मनुष्य इस समय अपने सर्वाइवल के लिए बड़े और अनगढ़ हथियारों से शिकार करता था। पुरा पाषाण काल जो कि पाषाण काल का एक भाग है, और पाषाण काल वो समय था जिसमें मनुष्य अपनी उत्तरजीविता के लिए, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए और दूसरे शिकारी जंतुओं से अपने आप को बचाने के लिए पूरी तरह से पत्थरों के औजारों पर निर्भर करता था। और ये चूँकि एकदम शुरुआती काल है, इसलिए यहाँ के जो औजार हैं इस शुरुआती काल के, वो बहुत साधारण, भद्दे और बेडौल और बड़े अनगढ़ या अपरिष्कृत टाइप के हथियार हैं। तो आपको ये विशेषता याद रखनी है। पहली विशेषता क्या है? बड़े और अनगढ़ हथियारों से शिकार करना। शिकार करना ये तो पाषाण काल का पूरा एक है ही। जब तक नवपाषाण काल नहीं आता तब तक मनुष्य शिकार पर ही निर्भर है। तो शिकार करना तो पाषाण काल की विशेषता है ही। और इस काल की विशेषता है कि हम बड़े और अनगढ़, हमारे जो पूर्वज थे वो बड़े साधारण भद्दे और अनगढ़ हथियारों से शिकार किया करते हैं, जैसा आपकी इस चित्र में भी आप देख सकते हैं इस चीज़ को। इसके बाद आता है दूसरी विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है? वो मछलियाँ पकड़ते थे अपने जीवन यापन के लिए। तो पहला क्या है? शिकार करना, वो भी बड़े और भद्दे हथियारों से। दूसरा मछली पकड़ना। ये दो विशेषताएं आप याद रखिए। अब इन दो विशेषताओं से आपकी साक्ष्य कैसे मैं डिराइव करता हूँ ये आपको दिखाता हूँ। आपने सिर्फ विशेषताएं याद रखनी किसी भी काल की, तो अपने आप साक्ष्य बता ले जाएंगे आप। अब उस विशेषता को दर्शाने वाले साक्ष्य कौन से मिलते हैं? तो साक्ष्य मिलता है क्वार्ट्जाइट पत्थरों से निर्मित साधारण और भद्दे उपकरण, जैसे हैंड एक्स। ये क्या हो गया? साक्ष्य हो गया। पहला साक्ष्य किसको दर्शाता है? पहली विशेषता को। आखेट करना, वो भी अनगढ़ और साधारण अपरिष्कृत हथियारों से शिकार करना। तो ऐसे अपरिष्कृत हथियार कौन से मिले? हैंड एक्स। और ये किससे निर्मित होते थे? क्वार्ट्जाइट पत्थर। क्वार्ट्जाइट पत्थर अमूमन वो पत्थर होते हैं जो बड़े मोटे कण जिनके होते हैं। तो इस तरह के पत्थरों से आप, उस समय का मनुष्य जो हथियार अपने बनाता था, एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर घिस कर, तोड़ कर, नुकीले साइड को उसने हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और जो मोटी तरफ से उसने उसको पकड़ना शुरू कर दिया। तो हैंड एक्स ऐसे ही है, देखिए आप इस चित्र में देख सकते हैं। तो जो नुकीला साइड था उससे वो जानवरों का शिकार करते थे और मोटे वाले भाग को अपने हाथ में पकड़ते थे। तो एक तरह का हस्त कुठार ये हो गया। यही चीज़ हमें साक्ष्य में मिली है। तो पहला अनगढ़ हथियार क्या हो गया? हैंड एक्स। पहली विशेषता क्या थी? साधारण और भद्दे हथियार। अब दूसरी विशेषता हमने क्या बताई थी? मछलियों का शिकार करता था, मछली पकड़ता था वो। तो मछली के शिकार या मत्स्यन या फिशिंग को दर्शाने वाला जो साक्ष्य भी तो मिलना चाहिए हमें। वो साक्ष्य क्या मिला? अस्थि निर्मित भाला। यानी उस समय मनुष्य जानवरों की बड़ी बड़ी हड्डियों से भी अपने लिए हथियार बनाता था, औजार बनाता था। उससे उसने क्या बनाया? अस्थि निर्मित भाला, जिससे वो मछलियाँ पकड़ सके। हमने क्या देखा? दो विशेषताएं, बड़े और अनगढ़ हथियारों से शिकार करना, उससे रिलेटेड साक्ष्य क्या मिला? हैंड एक्स। दूसरी विशेषता क्या थी? मछलियाँ पकड़ना, उससे रिलेटेड साक्ष्य क्या मिला? अस्थि निर्मित भाला या हार्पून। अब आते हैं, हमें याद क्या करना है यहाँ पे? कौन कौन से स्थानों से वो साक्ष्य मिले। तो आइए इसको बहुत आसान बनाते हैं कि स्थल कौन से आपको एक बार में याद हो जाएगा। कैसे? 3 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे सामने। कौन कौन से हैं? प्रयागराज, सोनभद्र और चंदौली। इसे एक बार हम मैप में देखने की कोशिश करते हैं। ये मैप आपके सामने खुल के आ गया। देखिए इस पर पहली जगह कौन सी हम देख रहे हैं? प्रयागराज। आपको दिख रहा है प्रयागराज? प्रयागराज में कौन सी घाटी है? बेलन घाटी, जहाँ से हमें मिलते हैं साक्ष्य। ये हमने बेलन घाटी को यहाँ से डिनोट कर दिया। बेलन घाटी के लिए हम मान लेते हैं बी डिनोट करता है। इसके बाद आता है दूसरा सिंगरौली घाटी। सिंगरौली घाटी हम देख सकते हैं, ये पड़ेगा आपका सोनभद्र में। तो ये रहा आपका सोनभद्र, यहाँ पर है सिंगरौली घाटी। सिंगरौली घाट को हम ऐसे डिनोट करते हैं। इसके बाद तीसरा है चंदौली का चकिया नामक स्थान। तो ये देखिए चंदौली आपको दिख रहा है, इसका हो गया चकिया। तो ये 3 स्थान आपको देखते हैं जहाँ से आपको साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ? पुरा पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। इस तरह से हमने विशेषता याद कर ली। विशेषता से हमने ये पता लगा लिया कि साक्ष्य कौन कौन से मिले होंगे। बहुत आसान है। और उसके बाद हमने एक छोटा सा कोड बना लिया, BS और C का कोड। ये BSC क्या दिखाते हैं? वो स्थान जहाँ से हमारे पुरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले। इस तरह से हमारा पुरा पाषाण कालीन
समय वो ख़त्म हो गया, उसका इतिहास, उसके विवरण हमने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग मध्य पाषाण काल में। आप देखिए कितना आसान है, अगर आपने एक पैटर्न खोज लिया कंटेंट में तो उसके बाद उसको याद करना और रिटेन करना कितना आसान हो जाता है। तो यही कुछ कोशिश हमने की है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग मध्य पाषाण काल पे। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं मध्य पाषाण काल पर। पुरा पाषाण काल के बारे में आपको थोड़ा सा मैंने समय लेके चीज़ें बताई, वो इसलिए भी ज़रूरी था ताकि आप एक बार समझ जाएं कि हम अपने नोट्स को किस तरह से प्रोग्रेस आगे किस तरह से प्रोसीड करेंगे, आगे हमारे लेक्चर्स किस तरह से होंगे, पैटर्न पर बेस्ड होंगे। और इसलिए होंगे ताकि आपको सधा हुआ बिल्कुल कंटेंट दे सकें। इस समय अगर आप मार्केट में निकलेंगे तो आपको इतना ढेर सारा बिखरा हुआ कंटेंट मिलेगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें, कहाँ से पढ़ा जाए। लेकिन समस्या इस समय यही है कि इतना अनऑर्गेनाइज तरीके से मार्केट में कंटेंट आया हुआ है। बड़े से बड़े पब्लिकेशन सिर्फ किताब निकालने की हड़बड़ी में जो भी कहीं से जो कुछ भी मिला सब उन्होंने उसमें ठूस दिया है। तो वहाँ पर अपने काम की चीज़ें निकालना बिल्कुल मतलब भूसे के ढेर से सुई निकालने जैसा है। लेकिन कोई नहीं, हम साथ हैं, हम आपके लिए काम करेंगे। इस हैंड होल्डिंग को करने में हमें बहुत प्राउड फील होगा कि हम आपके साथ बने रहें, आपको मैक्सिमम चीज़ों को सिंप्लीफाई करके दे सकें। तो ऐसी ही कोशिश है। हमने पुरा पाषाण काल में जो टेक्निक समझी थी, जो पैटर्न समझा था, उसी को कंटिन्यू आगे करेंगे। क्या समझा था हमने कि किसी काल के बारे में जब आपको लिखना है तो सिर्फ 3 चीज़ें लिखनी है। आपको कालावधि याद रहेगी, अवधि क्या थी पुरा पाषाण काल की, वो आपको याद रहेगी। 25 लाख साल से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक की अवधि जो है पुरा पाषाण काल थी। इससे तो आपको अवधि याद रखनी है। उसके बाद आपको लिखना क्या है, सिर्फ विशेषता। अगर आपको विशेषता याद है, आपको पता है कि पुरा पाषाण काल की विशेषता क्या थी, मध्य पाषाण काल की विशेषता क्या थी, तो आपके लिए बड़ा आसान होगा उसके साक्ष्यों पे लिखना। साक्ष्य वही होंगे जो उस विशेषता को दर्शाएंगे। आपको याद सिर्फ रखना है स्थल, और स्थल को याद रखने की टेक्निक हमने आपको बता दी कैसे याद रखना है। इनिशियल्स लीजिए, कुछ काम का वर्ड बना लीजिए, जैसे हम लोग इसके पहले किया था। बेलन घाटी, चकिया और सिंगरौली का एक कोड बना लिया, BSc, दैट्स इट। इसी तरह से हम आगे भी चीज़ों को समझेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। इस लेक्चर के लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा कि आपको 90% चीज़ें रिटेन हो रही हैं। यही हमारी कोशिश सफल मानी जाएगी अगर ऐसा होता है तो। बहरहाल मध्य पाषाण काल पे आते हैं। मध्य पाषाण काल की कालावधि है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 6,000 ईसा पूर्व। अब इसकी विशेषता क्या है, अब मैं थोड़ा सा तेज़ चलूँगा। मध्य पाषाण काल में क्या था, मुख्य पेशा अभी भी मनुष्य का शिकार करना ही था, लेकिन अब उसके शिकार के जो तरीके या उसके औजार जो होते थे, जो उसके टूल्स थे, थोड़े से बेहतर थे। पहले की तुलना में आकार में थोड़े से छोटे होते थे और टू द पॉइंट एक्यूरेट होते थे और बेडौल नहीं होते थे पहले की तरह। अब के पत्थर, अब का जो टूल बनाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था उनमें ज़्यादातर चर्ट और जास्पर जैसे थोड़े महीन कणों वाले पत्थर होते थे, जिनको घिस कर पॉलिशदार बनाना थोड़ा सा ज़्यादा आसान होता था। लेकिन मुख्य पेशा अभी भी शिकार करना था। बस अंतर ये था कि जो पत्थर क्वार्ट्जाइट था उनकी जगह चर्ट और जास्पर जैसे पत्थरों का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। दूसरा क्या है, मध्य पाषाण काल में मनुष्य में थोड़ी सी कम्युनिटी वाली फीलिंग डेवलप होनी शुरू हुई। अब उसको अपने जीवन के साथ साथ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में भी चिंता होने लगी। तो उसने क्या किया, शवों की अंत्येष्टि करना आरंभ कर दिया। शवों को बाकायदा गाड़ना शुरू कर दिया और पूरी क्रियाविधि के साथ उनको अंत्येष्टि उनकी की अंतिम संस्कार के साथ उनको गाड़ना शुरू किया। तो दूसरा चेंज क्या आया, मनुष्य ने अपने कम्युनिटी के लोगों का जब मर जाते तो मृतकों को उन्होंने गाड़ना और उनका अंतिम संस्कार करना शुरू किया। तीसरी विशेषता क्या है, मनुष्य ने इसी काल में अस्थायी निवास स्थान बनाने शुरू कर दिए। ये बहुत विकसित नहीं होते थे निवास स्थान, सरकंडे एक दूसरे से सटा के रख दिए जाते थे, उसके ऊपर ढेर सारा घास फूस बिछा के बहुत टेम्परेरी शेल्टर होता था ये। तो हमने तीसरी विशेषता क्या देखी, पहली विशेषता थी कि मनुष्य का जीवन अभी भी शिकार पर निर्भर था। दूसरा, उसने मृतकों को गाड़ना शुरू कर दिया था। और तीसरा, उसने अस्थायी निवास स्थान बनाने शुरू कर दिए थे। चौथी विशेषता क्या थी इस काल की, कि उसने बेडौल ही सही लेकिन मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए थे। अब बेडौल मिट्टी के बर्तन तो बनेंगे क्योंकि चाक का आविष्कार हुआ नहीं था उस समय, पहिए का आविष्कार हुआ नहीं था उस समय इस काल में। तो मनुष्य ने जो खाद्य संग्रह जो करता था, जंगलों से जो कंदमूल फल बटोर के लाता था, उसको रखने के लिए उसने
बर्तन मिट्टी के बनाने शुरू कर दिए, बड़े बेडॉल टाइप के होते थे। तो हमारी चौथी विशेषता क्या होगी कि मनुष्य ने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए। अब जैसा कि हमने पहले कहा था, साक्ष्य भी इसी को दर्शाने वाले होंगे। तो साक्ष्य क्या है? पहला हमने क्या कहा कि शिकार, मनुष्य अभी भी अपनी आजीविका के लिए शिकार पर निर्भर था। तो शिकार के लिए, शिकार को दर्शाने के लिए क्या मिलते हैं? हड्डियों से बने बाणाग्र मिलते हैं, यानी तीर के ऊपर जो है आगे का नुकीला भाग वो हड्डियों का बना मिलता है। तो ये क्या दर्शाता है? शिकार को, कि हमारा जीवन अभी भी शिकार पर निर्भर था। मध्य पाषाण काल में दूसरी विशेषता हमने क्या पढ़ी थी कि अपने मृतकों को गाड़ना शुरू कर दिया। तो उसको दर्शाने वाला साक्ष्य क्या मिला? युगल समाधियाँ। तीसरी विशेषता हमने क्या अभी ऊपर देखी थी कि मनुष्य ने अस्थायी निवास स्थान बनाने शुरू कर दिए। तो अस्थायी निवास स्थान का तीसरा साक्ष्य में क्या मिलता है? अस्थायी निवास स्थान। पहला साक्ष्य क्या मिला? शिकार का, हड्डियों से बने बाणाग्र। दूसरा युगल समाधियाँ। तीसरा अस्थायी निवास स्थान। अब चौथा साक्ष्य सोचिए क्या होगा। चौथी पिक्चर हमने क्या देखी थी? मिट्टी के बर्तन। तो चौथा साक्ष्य भी ऑब्वियस सी बात है कि मिट्टी के बर्तनों का साक्ष्य हमें मिलेगा। तो इस तरह से हमारे चारों साक्ष्य हो गए। हमने विशेषता लिख दी, साक्ष्य लिख दिया। अब हमको याद करने की जगह कौन कौन सी थी जहाँ से ये साक्ष्य हमें मिलते हैं। तो जगह आपको मध्य पाषाण काल के लिए सिर्फ 2 जिलों का आपको नाम याद रखना है, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रतापगढ़ में कौन कौन सी जगह हमें मिलती हैं जहाँ से हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो आइए देखते हैं, ये रहा आपका प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से हमें 3 स्थान मिलते हैं। कौन कौन से? पहला है सराय नाहर राय, सराय नाहर राय। इसका इनिशियल हम लोग लेते हैं एस, ठीक है। दूसरी जगह कौन सी मिलती है हमें प्रतापगढ़ से? तो वो है दमदमा, दमदमा। इसका इनिशियल क्या लेते हैं हम? ऑब्वियसली डी लेंगे। तीसरी जगह कौन सी मिलती है हमें? महदहा। तो महदहा के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इनिशियल कौन सा? एम। ये देखिए, ये आया महदहा। तो इस तरह से हमें 3 इनिशियल्स मिल गए और 3 स्थान इनसे डिनोट होते हैं। कौन कौन से? SDM, सराय नाहर राय। दूसरा है दमदमा, तीसरा महदहा। और तीनों ये कहाँ पड़ते हैं? हमारे प्रतापगढ़ जनपद में। अब दूसरा स्थान था प्रयागराज। प्रयागराज दूसरा जिला था जहाँ का स्थान कौन सा था? हमने ऊपर अभी देखा, चौपानी मांडो। चौपानी मांडो। इसका इनिशियल हम क्या लेंगे? पानी। इस तरह से हमें तीनों जगहों का इनिशियल मिल गया, एक कोड बन गया हमारा SDM पानी। तो हमारा कोड क्या बन गया मध्य पाषाण काल के स्थानों का? SDM पानी। SDM एक साथ है तो एक जगह, यानी प्रतापगढ़ के डिस्ट्रिक्ट में सराय नाहर राय, दमदमा और महदहा। दूसरा है चौपानी मांडो जो कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। इस तरह हमारा मध्य पाषाण काल भी समाप्त होता है। अब आइए चलते हैं हम लोग नवपाषाण काल पे। नवपाषाण काल सबसे आसान है। आपको इसकी कालावधि याद ही होगी, 6000 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक का काल जो है वो आता है नवपाषाण काल में। एक सेकेंड, सॉरी। तो एक छोटा सा करेक्शन यहाँ पर है कि नवपाषाण काल की जो अवधि है वो 6000 ईसा पूर्व से लेके 3000 ईसा पूर्व तक की है। यही गलती से मैंने बोल दिया था 1000 ईसा पूर्व, तो इसको करेक्ट कर लें आप। नवपाषाण काल सबसे आसान है याद करने में। इसकी सिर्फ 2 विशेषताएं हैं। यहाँ पर मनुष्य ने कृषि और पशुपालन आरंभ कर दिया। नवपाषाण काल की सबसे प्रमुख विशेषता थी कृषि और पशुपालन, ये 2 विशेषताएं हैं। तो स्पष्ट है कि साक्ष्य भी ऐसे ही होंगे। हमें साक्ष्य क्या क्या मिले होंगे? कृषि, पशुपालन, यही सब साक्ष्य मिले होंगे। देखिए साक्ष्य में क्या क्या लिखा है? धान की खेती के साक्ष्य, पशुपालन के साक्ष्य और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य।
ये तीनों साक्ष्य मिलते हैं हमें नवपाषाण काल से संबंधित। और जैसा हमने पहले कहा था कि विशेषता और साक्ष्य एक जैसे ही होंगे, तो आपको अगर विशेषता याद है तो साक्ष्य आपको अपने आप याद हो जाएगा। विशेषता क्या थी? कृषि और पशुपालन। साक्ष्य क्या है? धान की खेती के साक्ष्य, पशुपालन के साक्ष्य, और दूसरा कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। धान की खेती के साक्ष्य और पशुपालन के साक्ष्य, ये दोनों साक्ष्य जो है हमें एक जगह से मिलते हैं। और वो जगह, वो जनपद कौन सा है? प्रयागराज। प्रयागराज की दो जगहों से ये साइट्स कौन कौन सी हैं? कोलडेवा और महगढ़ा। आपको ये याद रखना है, कोलडेवा और महगढ़ा ये प्रयागराज जनपद में पड़ता है। और यहाँ की दोनों साइट से हमें क्या क्या मिला है? धान की खेती के साक्ष्य और पशुपालन के साक्ष्य। अब अगली साइट है वो है संत कबीर नगर में लहुरा देव। यहाँ से हमें क्या मिलता है? कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से हमें प्राप्त होता है। तो आइए एक बार मैप में इन दोनों जगहों को देख लेते हैं। तो हमारा पहली जगह कौन सी थी? कृषि के साक्ष्य और पशुपालन के साक्ष्य हमें कहाँ से मिल रहे थे? प्रयागराज जिले से। प्रयागराज जिले में कौन से वो दो स्थान थे? तो वो दो स्थान थे कोलडेवा, मैं इसको को से डिनोट कर रहा हूँ, और दूसरा महगढ़ा। ये दोनों स्थान प्रयागराज के हैं। दूसरा है संत कबीर नगर, ये आपका बस्ती और गोरखपुर दोनों के बीच पड़ने वाला जिला है। यहाँ पर देखिए साक्ष्य क्या मिला है यहाँ से? कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य। और वो स्थल कहाँ से जो ये प्राचीनतम साक्ष्य मिल रहा है? लहुरा देव। तो लहुरा देव को हम डिनोट करेंगे ल से, ठीक है। इस तरह से हमको ये तीनों स्थल याद हो गए। अब हमारा कोड क्या है इसका? आप खुद अपने आप खुद से बना लेंगे, आप इतने स्मार्ट हैं। कोलडेवा के लिए को, महगढ़ा के लिए म, और लहुरा देव के लिए ल। तो हमारा ये कोड हो गया कोमल। तो ये कोड हमारा हो गया। नवपाषाण काल के जो साक्ष्य मिले हैं वो किन तीन जगहों से मिले हैं? को, म और ल, यानी कोलडेवा, महगढ़ा और लहुरा देव। ये देखिए ये हमारा नवपाषाण काल के तीनों स्थल एक शब्द से डिनोट हो गए, है ना आसान? आपको सिर्फ विशेषता याद रखनी है, साक्ष्य आपको याद रहेंगे, और स्थल के लिए मैंने आपको कोड बता दिया। अब चलते हैं इसी तरह से आद्य ऐतिहासिक काल में। तो अब आते हैं हम आद्य ऐतिहासिक काल की तरफ। पाषाण युग समाप्त होने के बाद मनुष्य ने पत्थर के साथ साथ धातुओं का इस्तेमाल करना शुरू किया। हमने पहले डिस्कस कर लिया था। उन धातुओं में सबसे पहले उसने तांबे का इस्तेमाल करना शुरू किया। तो पहली विशेषता क्या होगी आद्य ऐतिहासिक काल या हमारे ताम्र पाषाणिक संस्कृति की? कि पत्थरों के साथ साथ धातुओं का प्रयोग आरंभ हुआ। इस क्रम में मनुष्य ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग शुरू किया, जिसे ताम्र पाषाणिक संस्कृति के नाम से जाना गया। तो ये पहली विशेषता हो गई। उसके बाद क्या हुआ? मनुष्य ने तांबे के साथ जब टिन को मिलाया तो कांसे की धातु प्राप्त हुई और एक नई सभ्यता का जन्म हुआ जो पूरी तरह से कांस्य के उपयोग पर आधारित थी। इसे हम कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं, और इसी को हम किस नाम से जानते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। तो दूसरा हमारी विशेषता हो गई कि तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाने की विधि विकसित हुई। इस प्रकार कांस्ययुगीन सभ्यता अस्तित्व में आ गई, और इसी कांस्ययुगीन सभ्यता को हम सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब ये स्थल हैं, इसमें बहुत सारे हम कोड के माध्यम से उनको याद कर लेंगे। जो सबसे पूर्वी स्थल था हमारे कांस्ययुगीन सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो आलमगीरपुर था उत्तर प्रदेश का। ये है मेरठ जनपद में। उसके बाद है सहारनपुर का हुलास, फिर आता है मुजफ्फरनगर का मांडी गांव। उसके बाद आता है सिनौली बागपत का वो स्थान है। ये उत्तरकालीन हड़प्पा का स्थल है। इसके पहले जो हमने 3 स्थल बताए वो पूरे के पूरे सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए स्थल थे। हालांकि उसके बाद भी कुषाणकालीन कई जगहों से कुषाण के समय के अवशेष प्राप्त होते हैं, लेकिन मोटे तौर पर अगर उत्तर प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक स्थलों की बात की जाए तो उसमें ये आते हैं आलमगीरपुर, हुलास, मांडी गांव, एक और है बागपत का ही बड़ा गांव। वो मैंने नोट्स में डाल दिया, वो सारी चीज़ें आप वहाँ से भी देख सकते हैं। फ़िलहाल हम इन 3 को याद रखेंगे, आलमगीरपुर, मांडी गांव और हुलास। और चौथा जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है उत्तरकालीन हड़प्पा की दृष्टि से और भारतीय इतिहास की भी दृष्टि से।
यहाँ मुझे एक मेरा बड़ा फेवरेट कोटेशन है वो याद आता है। वो कोटेशन है, नाइजीरियन लेखक थे चिनुआ अचेबे, उनका लिखा हुआ कोटेशन है कि अनटिल द लॉयन लर्न्स हाउ टू राइट एवरी स्टोरी विल ग्लोरीफाई द हंटर। जब तक शेर खुद लिखना नहीं जान जाता, इतिहास लिखना नहीं जान जाता, तब तक शिकारियों द्वारा लिखा गया हर इतिहास शिकारी को ही महिमामंडित करेगा, उसी के गुणगान करेगा। आज तक हम इसी आइडियोलॉजिकल सबवर्जन का शिकार होते आए। लेकिन जब सिनौली में हमारी उत्तरकालीन हड़प्पा के बाद की एक सभ्यता की खोज हुई, 1800 से 2000 ईसा पूर्व के लगभग की वो सभ्यता थी, जो कहीं ना कहीं पैरेलल हड़प्पा के चल रही थी। उस सभ्यता में जो अवशेष मिले हैं वो चौंकाने वाले थे। उन्होंने अभी तक की हमारी थ्योरी को, हमारे सोचने की दिशा को एकदम उलट के रख दिया। अभी तक हम यही मानते थे कि, पहले तो अंग्रेज़ ये भी नहीं मानते थे कि हड़प्पा जैसी इतनी विकसित सभ्यता कभी भारत में हो सकती। शुरुआत वहाँ से उसको नकारने से हुई। उसी आइडियोलॉजिकल सबवर्जन की थ्योरी के तहत उन्होंने हमारे गौरवशाली अतीत को नकारना शुरू किया, हमारे अंदर हीन भावना भरनी शुरू की कि हम किसी लायक नहीं थे अतीत में, और वाइट मैंस बर्डन का कॉन्सेप्ट लेके आए। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की ताकि आपको हमें मानसिक रूप से गुलाम बनाकर हमारे ऊपर राज कर सकें। लेकिन समस्या वही है, जब तक हम खुद अपने इतिहास को लिखने का बीड़ा नहीं उठाएंगे, तब तक हमारा इतिहास वही रहेगा। शोषितों का इतिहास रहेगा, पराजितों का इतिहास रहेगा। लेकिन सिनौली में जो 2018 में जो खोज हुई, उसने सब कुछ बदल के रख दिया। इससे रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट्री है, कभी आप देखिएगा, सीक्रेट्स ऑफ सिनौली करके, डिस्कवरी प्लस पे है। तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें पता चलेंगी जो अब तक की स्थापित विचारधारा से एकदम अलग है। खैर अभी उसके मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, कभी उस पर अलग से वीडियो में इस चीज़ को लेके भी करेंगे। लेकिन अभी बहुत कम समय में आपको बहुत सारी चीज़ें लेनी है, तो इसलिए हम बहुत शॉर्ट में इस चीज़ को लेके चल रहे हैं कि अब ये स्थल आपको याद रखने हैं। एक बार जब पाषाण युग खत्म होता है, जब खेती का आविष्कार होता है, पशुपालन जब आदमी सीख जाता है, तो उसके पास बहुत सारी चीज़ें करने को हो जाती हैं। अब वो मनके भी बना रहा है, आभूषण भी बना रहा है, वो स्थायी निवास भी बना रहा है, पकी ईंटें बना रहा है, रहने के लिए स्थायी घर बना रहा है, खिलौने बना रहा है खाली वक्त में खेलने के लिए, मिट्टी के सुडौल बर्तन बनाना शुरू कर। तो ये सारी चीज़ें जो है उसके बाद की हैं। तो ये बड़ा स्पष्ट सा है, बड़े ऑब्वियस सी चीज़ है कि हमें ताम्र पाषाणिक संस्कृति और कांस्ययुगीन सभ्यता में एक विकसित सभ्यता के लक्षण दिखेंगे। यहाँ पर मनुष्य के पास बहुत सारा समय होने के नाते बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो उसके लिए मनोरंजनकारी हैं या खिलौने के तौर पर हैं। तो लेकिन इन सारी चीज़ों में सबसे जो कॉमन चीज़ें उभर के आती हैं वो 3 चीज़ें हैं। आपको इस सभ्यता के अवशेषों में आपको मनके ज़रूर मिलेंगे, यानी बीड्स, आभूषण। दूसरा, आपको मिट्टी के बर्तन ज़रूर मिलेंगे, मृदभांड। जली हुई ईंटें आपको ज़रूर मिलेंगी। तो ये चीज़ें तो आपको लिखी देनी है साक्ष्य के तौर पे। खिलौने ज़रूर मिलेंगे आपको हर जगह से, लगभग ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी। और जब सिनौली की बात हुई तो सिनौली से तो बिल्कुल अलग सभ्यता के आपको साक्ष्य मिलते हैं। वहाँ पर एक वॉरियर ट्राइब थी, एक लड़ाकू कबीला था, जहाँ की स्त्रियाँ भी तलवार चलाती थी, जहाँ की स्त्रियों के शवों के साथ भी हथियार रखे जाते थे। वहाँ पर आपको पहली बार पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में कहीं रथ के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। वहाँ पर रथ आपको मिला है, जो कि इस बात को इंगित करता है कि उस समय हमारे यहाँ एक ऐसी सभ्यता थी, एक ऐसी संस्कृति थी जो पूरी तरह से योद्धा संस्कृति थी। तो ये सारी चीज़ें जो सिनौली से मिली वो थोड़ी सी अलग हैं हड़प्पा कालीन सभ्यताओं से। लेकिन हड़प्पा से मिले जितने भी स्थल, हड़प्पा के जितने भी स्थल हैं, जैसे हुलास हो गया, आलमगीरपुर हो गया, मांडी हो गया, बागपत हो गया, बागपत का बड़ा गांव हो गया, इन सारी जगहों से एक जैसी चीज़ें मिली हैं। जैसे कौन कौन सी? आभूषण मिल गए हैं, मनके मिले हैं, खिलौने मिले हैं, पकी हुई जली हुई ईंटें मिली हैं, मृदभांड, इस तरह की चीज़ें आपको लिख देना है साक्ष्य के तौर पर। और कहीं से सिलबट्टा मिल रहा है, आप देखिए ना, यहाँ हुलास से सिलबट्टा मिला है, सैंधव लिपि से युक्त मुहर मिली है। ये सारी चीज़ें आपको साक्ष्य में लिख देनी है। कुछ कॉमन साक्ष्य हैं, मनके, मिट्टी के बर्तन, खिलौने, जली हुई ईंटें, ये सब आपको लिखने ही लिखने हैं। उसके बाद कुछ अलग से जो साक्ष्य, जैसे सिलबट्टा हो गया, और उसके बाद आपका मुहर युक्त लेख,
सिंधु घाटी सभ्यता के लेख युक्त मिट्टी के बर्तन, ये सारी चीज़ें आपको अलग से लिख देनी है। अब आपको लग रहा हो कि इनको याद कैसे करना है, इन सारे स्थलों के लिए एक शॉर्ट कोट हम बना लेते हैं। जैसे आलमगीरपुर से हमने मेरठ का आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर का हमने आ ले लिया, हुलास का हु ले लिया। हुलास कैसे याद रखेंगे, हुलास सहारनपुर से रिलेटेड है। हुलास जहाँ ख़त्म होता है जिस अक्षर पर, वहीं से सहारनपुर शुरू होता है, यानी स। तो हुलास सहारनपुर, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। थोड़े बहुत आपको वियर्ड से लिंक्स बनाने होंगे याद करने के लिए, क्योंकि दिमाग का पैटर्न उसी तरह से याद करने का होता है। तो चलिए, आलमगीरपुर, हुलास, मांडी, बागपत का बड़ा गांव, इन और इसके बाद सिनौली, इसके लिए हम कुछ एक छोटा सा कोड बना लेते हैं, कोशिश करते हैं। अब कोड कुछ इस तरह से लेते हैं, जैसे मांडी के लिए हमने मांडी का एक कोड शब्द ले लिया। मांडी के लिए हमने क्या कर लिया, मन, ठीक है। हुलास का हु ले लिया। आलमगीरपुर का हमने ले लिया, ठीक है। आलमगीरपुर से हमने उठा लिया, मान लीजिए आ, तो ये आलमगीरपुर का हमने आ उठा लिया। फिर बागपत के बड़ा गांव के लिए हमने ले लिया बा, और उसके बाद सिनौली का हमने ले लिया सी। बड़ी मात्रा ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, याद करने के लिए कोड बनाना है बस। तो हमारा कोड क्या बन गया, मन हुआ बासी, है मज़ेदार कोड ये, मन हुआ बासी। ये कोड हमारा हो गया उन स्थलों का जो जुड़े हैं ताम्र पाषाणिक संस्कृति और कांस्य युगीन सभ्यता से। तो इस तरह हमारे पास तीनों अलग अलग चरणों की सभ्यता के लिए हमारे पास कुछ कोड्स हो गए, एक पैटर्न हो गया। और इस तरह से हमें, अगर आप इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद एक बार सोचिए कि आपने क्या क्या पढ़ा, आप उसको रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं, तो आपको ये देख के अच्छा लगेगा कि आपको 90% चीज़ें याद हो गई सिर्फ इन कोड्स के ज़रिए और उस पैटर्न के ज़रिए। तो आज का हम सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में, जो शुरू होता है हमारा आपका वैदिक काल से। वैदिक काल के बाद पूर्व वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल, फिर उसके बाद महाजनपद, और इस तरह से हम आगे अपने कंटेंट को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। कोशिश करिए इन सारी चीज़ों को एक बार रिकॉल करने की। आप देखिए आपको कितना कुछ याद आ रहा है, और इस तरह से पैटर्न पकड़ने की कोशिश करिए। आप जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं उनमें से टू द पॉइंट लिखने का प्रयास कीजिए, एक शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करिए। हालांकि ये सारी चीज़ें जो हम आपको यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, हम शॉर्ट नोट्स के तौर पे भी उसी डिटेल नोट्स में इंक्लूड करके आपको देंगे। और आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आपको PDF का सारा नोट्स वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके आधार पर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।